हेलो बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की। रोटेशनल डायनामिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा? बेटा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए टॉर्क लगाते हैं तो टॉर्क की वजह से उसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने फोर्स डायनामिक्स के बारे में बात करी थी न्यूटन लॉज के अंदर, और हमने कहा था कि हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आई, तो डिफरेंट फोर्सेस निकाले, नेट फोर्स निकाला और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया। दैट वाज द होल स्टडी ऑफ द फोर्सेस एंड द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय दोस फोर्सेस। वैसे ही हम यहां पर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर बात करेंगे बहुत सारे टॉर्क्स की। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के एफबीडीज बनाएंगे और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से टॉर्क निकालेंगे एंड देन टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मतलब वो बॉडी के अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे केसेस हो रहे होते हैं जहां पर हम टॉर्क लगा रहे होते हैं और टॉर्क लगाकर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये स्पिनिंग टॉप, लट्टू जिसे कहते हैं बेटा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम धागा बांधते हैं लट्टू के ऊपर और धागा बांधकर उसको जब हम फेंकते हैं तो जो धागा उसके ऊपर एक फोर्स, एक टेंशन लगाता है साइड से जिसकी वजह से वो घूमता है, ठीक है ना। तो वो फोर्स एक टॉर्क पैदा करता है जिसकी वजह से लट्टू क्या होता है, बहुत तेजी से घूमता है बच्चा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका टॉर्क डायनामिक्स या रोटेशनल डायनामिक्स लगा हुआ है। स्पिनिंग विजेट आजकल ये बहुत चल रहा है, कुछ ट्रेंड टाइम पहले ये ट्रेंड में आया था, ठीक है। इसको आप फिंगर्स के बीच में रखकर अपने दूसरी फिंगर से इसको मूव कराते हो और इस तरीके से ये आपकी फिंगर पे बैलेंस हो जाता है और इस तरीके से घूमता है। तो इसको घुमाने के लिए भी आपको एक टॉर्क लगाना पड़ता है और टॉर्क इसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा करता है। उसी तरीके से अगर एक बॉलर जब बॉल करता है, स्पिनर जब स्पिन करता है तो वो अपने हाथ से बॉल को घुमाकर फेंकता है और उसके ऊपर एक टॉर्क लगाता है जिससे बॉल के पास क्या आता है बेटा, एक ओमेगा आ जाता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से बॉल जो है वो घूमना शुरू कर देती है। वैसे अगर हम बात करें, ये एक मैरी गो राउंड बेटा झूला है, ठीक है। इसको घुमाने के लिए भी आपको यहां पर टॉर्क लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप यहां पर एक फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क पैदा होता है और वो टॉर्क इसको घुमाने में मदद करता है, इसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा करता है, ठीक है बच्चा। तो इसी तरीके से बहुत सारे केसेस हैं हमारे आसपास जहां पर हम टॉर्क लगा रहे होते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को बॉडी के अंदर पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन है टॉर्क का और एंगुलर एक्सेलरेशन का? तो अगर हम याद करें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। बेटा क्या रिलेशन था वो? उसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। एंड न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से हम कहते हैं कि जो नेट फोर्स होता है ना वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम रोटेशन की बात करें तो फोर्स की जगह पर जो उसका रोटेशनल एनालॉग है वो टॉर्क आ जाएगा। तो नेट टॉर्क की हम बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू मास की जगह पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, आई आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगी। तो बेटा रोटेशन के लिए आप इसको लिख सकते हो और इसको सेकंड लॉ फॉर रोटेशन भी बोल सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहो कि ये कैसे आने वाला है तो आप इसको एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी देख सकते हो आसानी से, प्रूफ करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। मान लिया आपके पास ये एक पार्टिकल है जो इस एक्सिस से कुछ r दूरी पर है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने मान लिया अंदर की तरफ एक F फोर्स लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा ना, इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे घूम जाएगा। इसका मास हमने m मान लिया, इसका मास हमने m मान लिया। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अगर इस पर आपने फोर्स लगाया है F,
तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही होगी। कितनी आ रही होगी बेटा? F बाई एम। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं, अगर फोर्स F लगाया है तो F बाई एम इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। और सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करती है। कैसे करती है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह रहे हैं एफ वैल्यू कितनी बराबर हो गई? एम आर इंटू अल्फा के बराबर हो गई। अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा आर इंटू एफ बराबर एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये आर इंटू एफ, अब आर जो है एफ के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर इंटू एफ क्या बन जाएगा बेटा? टॉर्क बन जाएगा। तो बेटा ये टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया। एम आर स्क्वायर कितना है बेटा? ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया, और ये अल्फा आपके पास आ गया। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन मैंने क्या ली है बेटा? रोटेशन, प्योर रोटेशन कंडीशन ली है, जहां पर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, जहां पर ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब भी प्योर रोटेशन होगा यू कैन यूज टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। लेकिन प्योर रोटेशन होता कब है? प्योर रोटेशन कब आपको लेना होता है? तो बेटा दो केसेस हैं आपके पास प्योर रोटेशन के। पहला, अगर आपको बॉडी के अंदर कहीं हिंज मिल जाए, बॉडी में कोई हिंज मिल जाए, ठीक है ना, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने कोई एक पॉइंट को हिंज कर दिया है, जिसके अबाउट क्या हो रहा है? प्योर रोटेशन हो रही है। प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्योर रोटेशन का मतलब होता है कि सारे पार्टिकल्स, जितने भी इस बॉडी के ऊपर पार्टिकल्स हैं, सभी के सभी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो सारे के सारे पार्टिकल इसी के अबाउट घूम रहे हैं। अगर ये क्या है बेटा? ये एक हिंज है, तो सारे पार्टिकल्स इसी पॉइंट के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में जा रहे होंगे। अगर सारे पॉइंट इसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं तो बॉडी इसके अबाउट प्योर रोटेशन के अंदर कहलाएगी, ठीक है। तो अगर ये बॉडी प्योर रोटेशन में है, अगर ये बॉडी प्योर रोटेशन में है, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे टाउ। टॉर्क किसके अबाउट लिखना है हमको? टॉर्क लिखना होगा बेटा हिंज के अबाउट। तो लिखेंगे बेटा टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा। टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इंटू अल्फा। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इंटू अल्फा। ये हमारे पास आ जाएगा। टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इंटू अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? ओके। अगर हिंज है तो आप हिंज के अबाउट लिखोगे, लेकिन अगर बॉडी में हिंज नहीं है तो क्या हम इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते? ठीक है, अगर बॉडी में हिंज नहीं है तो यस, बॉडी आगे भी भाग रही होगी और घूम भी रही होगी, कुछ सिचुएशन होगी आपके पास, ठीक है ना। तब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप इस इक्वेशन को लगा पाओगे। क्या मतलब है इसका? तो बेटा इसका मतलब है आप लिखोगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तब आप टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे और उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला जाता है उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा भी लिखा, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास दो ही केसेस हैं, या तो आप ये निकालोगे हिंज के अबाउट या फिर आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हिंज मिलेगा तो हिंज को प्रेफरेंस देंगे, हिंज के अबाउट लिख देंगे। हिंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देंगे। क्या इक्वेशन है? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इनटू अल्फा, टाउ सीएम इक्वल्स टू आई सीएम इनटू अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशंस बन रही होंगी, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो आइए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, मान लिया हमारे पास यहां पर एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है भाई, और रॉड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, रॉड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये हिंज है, कुछ इस तरीके से यहां पर ये हिंज है, ठीक है। अब मैंने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर मान लिया एक फोर्स लगा दिया F। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर है, मतलब कोई ओमेगा नहीं है हमारे पास, सब कुछ रेस्ट पर है। रॉड का मास m है, लेंथ l है, ये वर्टिकल रॉड खड़ी हुई है, रॉड जो है वो वर्टिकल खड़ी हुई है।
और हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक हल्का सा फोर्स F यहां पे लगा रखा है, ठीक है। अब इस फोर्स के चलते हुए इस रॉड में एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगी, ठीक है ना। एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसके अंदर आ जाएगी इस रॉड के अंदर, जिसकी वजह से रॉड घूमना शुरू करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि भैया फाइंड करो, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सेकेंड पॉइंट, फाइंड acceleration of center of mass of the rod. Third point, find hinge reactions. तो सबसे पहला काम बेटा सुंदर डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, एक FBD बनाएंगे इसका, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं क्या क्या डायग्राम में आता है, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। तो देखो बच्चा, फोर्स F तो लग ही रहा है, इसके अलावा यहां पर एक mg फोर्स लगेगा, इसके अलावा हिंज पर आपके फोर्स लगेंगे। अब हिंज पे फोर्स वर्टिकल भी लग सकता है, हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है, तो आपको दोनों कंपोनेंट यहां पर अज्यूम करने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया यहां पे लग रहा है F1 और यहां पे लग रहा है F2, दो मैंने कंपोनेंट यहां पर अज्यूम कर लिए, F1 एंड F2 को मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया। अच्छा जी, क्योंकि हिंज क्या होगा, हिंज तो रॉड को रोकने के लिए जैसे भी फोर्स लगा सकता है, तिरछा भी फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। तो तिरछा मानोगे, इससे बेटर है कि दो कंपोनेंट मान लो F1 F2, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हिंज फोर्स होगा। तो हिंज फोर्स कुछ तिरछा लग रहा होगा और अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लग रहा होगा। हाँ, अब F1 F2 की जो डायरेक्शंस हैं वो उल्टी भी हो सकती है, मतलब हो सकता है F1 ऐसे लग रहा हो सकता है F2 नीचे लग रहा हो, ठीक है। तो उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको जो डायरेक्शन अच्छी लगती है वो मान लीजिए, अपने आप आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव निकल कर आएगा। पॉजिटिव आया तो जो आपने माना वो सही है, नेगेटिव आया तो जो आपने माना है उससे उल्टा होगा, ठीक है भैया। चलो अब देखो, F2 लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन किधर किधर है। तो बेटा जब सेंटर मास का आप देखोगे कंडीशन, तो सेंटर मास कैसे चल सकता है यहां पर, हाउ विल सेंटर ऑफ मास मूव। तो बेटा सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू गो ऑन अ सर्कुलर पाथ। सेंटर ऑफ मास तो केवल घूम ही सकता है ना, इस पॉइंट के अबाउट केवल घूम ही सकता है, ये पॉइंट तो हिंज्ड है तो इसके अबाउट केवल घूम सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास केवल रोटेट कर सकता है तो रोटेशन के अंदर हमारे पास दो एक्सेलरेशंस होती है। तो बेटा एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है बेटा r अल्फा। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है बेटा L/2, तो ये बेटा L/2 इंटू अल्फा, ये हमारे पास सेंटर मास का एक्सेलरेशन राइट में आ गया, L/2 इंटू अल्फा आ गया, L/2 इंटू अल्फा आ गया, ठीक है। दूसरा जो इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो दूसरा इसका एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट की तरफ, हिंज की तरफ होगा, नीचे की तरफ, जिसको आप कहोगे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कहोगे बेटा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACM होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, ये भी सेंटर मास की ही एक्सेलरेशन है, AC बोलेंगे इसको। इसकी वैल्यू होगी बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू R, बट ओमेगा कितना है बेटा, 0 है, तो ये होगा 0, तो ये वाली एक्सेलरेशन तो खत्म ही हो गई, ठीक है। अगर ओमेगा होता तो हमारे पास ये वाली भी एक्सेलरेशन होती, बट क्योंकि ओमेगा नहीं है तो इसलिए इस वक्त इसकी ये वाली एक्सेलरेशन नहीं है। अगर इसकी ये वाली एक्सेलरेशन नहीं है तो इसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज L/2 इंटू अल्फा। बस अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चा, हम यहां पे कहेंगे राइट साइड लगने वाला फोर्स कितना है, FB राइट में लग रहा है, FB राइट में लग रहा है, और ये F1 भी राइट में लग रहा है, दोनों राइट में लग रहे हैं। तो F प्लस F1 इज इक्वल्स टू M इंटू ACM, इक्वल्स टू M इंटू ACM, ACM इज L/2 इंटू अल्फा। F प्लस F1 इज इक्वल्स टू M, ACM इज L/2 इंटू अल्फा, ठीक है ना। ओके भाई, अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो F2 will be equal to mg, force will be balanced, why, because acceleration is 0। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती तो हम नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन करते, बट एक्सेलरेशन ही 0 है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स देना पड़ेगा। ऊपर F2 है, नीचे mg है, दोनों को हमने कर दिया बैलेंस। लेकिन यहां पर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, F1 F2 एंड अल्फा, तीन वेरिएबल्स हुए ना, F1 F2 एंड अल्फा आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना।
तो अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 इक्वेशंस की होती है आवश्यकता। तीसरी इक्वेशन यहां पर आप क्या बनाएंगे? ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन बेटा होगी टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए तो कौन सा पॉइंट चूज करेंगे बेटा? तो हम चूज करेंगे ये बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक है, क्यों चूज करेंगे? क्योंकि हिंज है। तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट द हिंज। तो मेरे को F1 का टॉर्क 0, F2 का टॉर्क 0। अगर फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाए तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाता है। अगर फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाए तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाता है। तो F1 और F2 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब mg का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, mg भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, mg का टॉर्क भी 0, F1 का भी 0, F2 का भी 0, इन तीनों का टॉर्क क्या होगा बेटा? 0 हो गया। तो किसका टॉर्क बचेगा बेटा? F का टॉर्क बचेगा। और F का टॉर्क है वो कितना होगा? F इंटू ये डिस्टेंस बेटा L है, F इंटू L। ठीक है ना, तो F इंटू L ये हमारे पास टॉर्क हो गया इस पॉइंट के अबाउट। F इंटू L ये टॉर्क हो गया हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अब जो ये टॉर्क आ रहा है F इंटू L, जो ये टॉर्क आ रहा है, ठीक है बेटा, ये क्या होगा बेटा? इसके अबाउट I इंटू अल्फा। तो इक्वल्स टू I इंटू अल्फा बोलेंगे हम। तो I कितना है बच्चा? तो बेटा I हमारे पास है ml² / 3 इंटू अल्फा। अब 3 क्यों लिया? क्योंकि एंड के अबाउट लिखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि एक रॉड अगर आपके पास है तो सेंटर के अबाउट होता है ml² / 12 और एंड के अबाउट होता है बेटा ml² / 3, ये होता है। ठीक है ना, तो आपको एंड के अबाउट लिखना है क्योंकि एंड पे हिंज लगा रखा है आपने। तो एंड के अबाउट क्या लिखेंगे? एंड के अबाउट लिखेंगे ml² / 3 इंटू अल्फा। ठीक है, तो F इंटू L बराबर ml² / 3 इंटू अल्फा। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। L से L कट जाएगा, ठीक है, और यहां से हमें अल्फा मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू जाएगी बेटा 3F/ml और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर आकर। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको? देखो बच्चा, हमें मिलेगा बेटा F + F1 बराबर m/2 L अल्फा इज 3F/m, 3F/m, m अल्फा इज 3F/m, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें F1 की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 F - F, मतलब कितना आया बेटा? ये F/2 आ गया। बहुत शानदार। ठीक है, तो F1 की वैल्यू मिल गई हमको, पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो सही मानी है। ठीक है ना, F2 की वैल्यू देख लेते हैं बेटा। F2 की वैल्यू mg में मिली गई है यहां पर ऑलरेडी। F2 की वैल्यू ये रही, F1 की वैल्यू ये रही, अल्फा की वैल्यू ये रही। सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है ACM जो है, अब वो केवल राइट में है, कितना? L/2 अल्फा है। तो L अल्फा की वैल्यू 3F/m थी ना, तो 3F/2m हमारे पास ये आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ACM विल बी 3F/2m, हमको ये मिल गया। ACM = 3F/2 हमको ये मिल गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ ACM। तो हमें ACM मिल चुका है, ठीक है ना, हमें F1 मिल चुका है, हमें F2 मिल चुका है, हमें अल्फा मिल चुका है। तो अल्फा, ACM, F1, F2, ये सारी बातें हमने यहां पर देख ली है, निकाल ली है। ठीक है, तरीका क्या इस्तेमाल किया हमने? FBD बनाया, फोर्स बैलेंस करे, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ठीक है, दूसरा हमने यहां पर टॉर्क की इक्वेशन लगाई। हिंज था तो हिंज के अबाउट लिखी है, टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इनटू अल्फा। हिंज के अबाउट टॉर्क लिखा, हिंज के अबाउट ही आई लिखा, ml² / 3 और सॉल्व कर डाला, और उसको सॉल्व कर डाला। ठीक है बच्चा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम हिंज नहीं ले रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम हिंज नहीं ले रहे। ठीक है ना भाई, देखो आप, मान लिया ये रॉड है हमारे पास, इस बार ये टेबल पे रखी हुई है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू। टेबल पे ऐसे लेटी हुई है ये, ठीक है ना, ये टेबल है, मान लिया टेबल है, टेबल पे ऐसे लेटी हुई है। ठीक है, अब इसके एक एंड पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने इस एंड पे फोर्स लगा दिया F। रॉड का मास m है, लेंथ l है। इनिशियली रॉड क्या है बेटा? रेस्ट पर है, और हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स F लगा दिया। क्या क्या निकालना है बेटा? जब आप फोर्स लगाओगे बेटा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, और इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, अल्फा भी आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कितना है, एंड जो अल्फा की वैल्यू है ये कितनी है। ये दो बातें आपको निकालने के लिए कही जा रही है। तो कैसे निकालेंगे भैया, देख लेते हैं इसको। देखो भाई, अब हम कह रहे हैं अब हम यहां पर कह रहे हैं कि देखो,
जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखेंगे F बराबर MACM। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एकमात्र फोर्स F ही है, mg तो ऐसे अंदर लग रहा होगा और नॉर्मल बाहर लग रहा होगा, तो कैंसिल ही कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो F ही है फोर्स जो कि केवल राइट में है। तो F बराबर MACM, M की वैल्यू कैपिटल M ले लेते हैं इंटू ACM, तो ACM की वैल्यू होगी F बाई M, ACM की वैल्यू होगी बेटा F बाई M, ये हमारे पास ACM की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चा, ACM की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया, हमने ACM निकाल दिया, एक ही लाइन के अंदर निकाल दिया, ज्यादा मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा कैसे मालूम पड़ेगा बच्चा हमको, अल्फा कैसे मालूम पड़ेगा? तो अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, अल्फा भी निकाल लेते हैं। अब यहां पर क्योंकि हिंज नहीं है तो हम बेटा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी? हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं कि टाउ CM इज इक्वल्स टू ICM इंटू अल्फा। इस बारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ लिखना पड़ेगा हमें। तो अब जो ये फोर्स F है सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है बेटा? ये आप इस फोर्स की लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना आएगा बेटा डिस्टेंस? L/2 आएगा ना, तो ये L/2 डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक है, तो ये L/2 डिस्टेंस हमने ले लिया फोर्स F पे, तो F इंटू L/2 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। ICM कितना होगा इसका? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12 इंटू अल्फा। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर पिछले केस में तो आपने ml²/3 लिया था, इस केस में आप जो है ml²/12 ले रहे हो, ये तो चीटिंग है? ये तो चीटिंग है सर, ये क्या कर रहे हो आप? कभी ml²/3 ले रहे हो, कभी ml²/12 ले रहे हो, हम नहीं खेल रहे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हिंज है तो हिंज के अबाउट, नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों के अबाउट मूवमेंट से अलग अलग होता है। तो अब आपको देखना है कि जो आप इक्वेशन लिख रहे हो टाउ इक्वल्स टू I अल्फा, वो किसके अबाउट लिख रहे हो? पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था हिंज, जो कि एंड के अबाउट लिखा था, तो एंड के अबाउट ml²/3 लेना पड़ा था। अब यहां पर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा, इसलिए ml²/12 लिखा। मैं अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं ले रहा हूं, ठीक है? देयर इज अ रूल बिहाइंड इट जो आपको भी फॉलो करना होगा, ठीक है ना? बस ये रूल लगाओ और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 6F/ml, ठीक है? अल्फा इक्वल टू 6F/ml। ACM आ गया और अल्फा आ गया, ACM आ गया और अल्फा आ गया आपके पास, ठीक है ना? ये आपके पास ACM और अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? पढ़ते हैं आगे फिर, ठीक? एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले रॉड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, फिर राउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा। सपोज ये मास है, लेंथ है, ये एंगल थीटा है, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है? और इनिशियली रॉड क्या है, ये रेस्ट पर है और इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया। तो छोड़ते ही क्या होगा बेटा? कोई फ्रिक्शन तो यहां पर है नहीं, तो रॉड जो है वो इस तरीके से स्लिप करना चाहेगी, रॉड जो है वो इस तरीके से स्लिप करना चाहेगी, नीचे ऐसे आना चाहेगी, ठीक है? अगर रॉड कुछ इस तरीके से स्लिप करने की कोशिश करेगी तो हम यहां पर जानना चाह रहे कि भैया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा? फाइंड अल्फा एट द इंस्टेंट शोन। इस इंस्टेंट पे अल्फा बताना है कितना होगा। मास m लेंथ l आपको दे रखा है, तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है बच्चा? तो बना लो। तो यहां पर एक लगाएंगे हम इसका वेट mg, एक लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन n1, एक लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन n2। फ्रिक्शन तो कहीं पर है ही नहीं, फ्रिक्शन तो कहीं पर बेटा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं यहां पर, ठीक है? अब देखो भाई, अब यहां पर सारा हमने फोर्सेस लगा दिए हैं, ठीक है? अब मेजर प्रॉब्लम यहां पर क्या है? मेजर प्रॉब्लम यहां पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? तो बेटा प्रॉब्लम यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो कोई रेस्ट पर नहीं है, वो खुद भी चल रहा है। उसके पास क्या है? एक एक्सेलरेशन भी है। उसके पास क्या है बेटा? एक एक्सेलरेशन भी है। अब एक्सेलरेशन होने के कारण क्या होगा? एक्सेलरेशन होने के कारण ये पॉइंट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है बेटा ये एक्सेलरेट कर रहा होगा और आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाकर कहानी लिखनी
पड़ेगी। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि n1 और n2 की वैल्यू कितनी कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2? आपको n1 और n2 की वैल्यू भी चाहिए होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, देखो अब यहां पे बच्चा गलती कर सकता है। बच्चा बोल सकता है n1 इक्वल्स टू mg होगा, बोल देगा बच्चा। बच्चे का बोलने का क्या है, बोलेगा n1 इक्वल्स टू mg होगा, ठीक है ना। और फिर क्या कहेगा बच्चा, टीचर के पास आएगा, सर n1 इक्वल्स टू mg होगा। टीचर क्या बोलेगा, नहीं होगा। फिर बच्चा बोलेगा सर आपने ही तो कहा था कि n1 mg होता है। फिर टीचर बोलेगा हमने कब कहा भैया n1 इक्वल्स टू mg होता है? नहीं होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। आपको प्रॉपर एफबीटी बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो देखो बच्चा, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि सेंटर मास नीचे भी आ रहा है, सेंटर मास आगे भी जा रहा है। तो मान लिया सेंटर मास का ये है y कंपोनेंट और ये है सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, ठीक है ना। और रॉड के पास क्या है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। रॉड के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है, कुछ इस तरीके से इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है। इनके बीच में रिलेशन भी हम निकालेंगे, पहले हम इनके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बच्चा, तो हम एक तो लिखेंगे n2 बराबर m इंटू ACM x, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब n1 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, तो नीचे की तरफ देखो बेटा, mg माइनस n1 इक्वल्स टू m ACM y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे बेटा, तो तीसरा इक्वेशन हमें बनाना है यहां पर किस चीज के लिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाकर टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, मतलब टाउ CM इक्वल्स टू ICM अल्फा लिखना है, ठीक है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाएं, ठीक है, तो n1 का टॉर्क बड़ा होगा, n2 का टॉर्क छोटा होगा, बिकॉज रॉड ऐसे घूमने वाली है, ठीक है। बट n1 का टॉर्क होगा कितना, तो उसके लिए आओ फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। आ जाओ, हमने कहा n1 ये है, तो ये n1 की लाइन हो गई ना, सेंटर ऑफ मास से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना पड़ेगा हमको। तो बेटा अगर ये l/2 है और ये हमारे पास थीटा है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया बेटा l/2 cos थीटा हो गया। और जो यहां पर हमारे पास n2 है, उसकी लाइन बेटा ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है आपको। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो हमें अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कि ये एंगल भी कितना है बेटा, थीटा है, और ये साइड कितनी है बेटा, ये l/2 है, ये भी l/2 ही है ना। तो l/2 साइन थीटा ये वाला डिस्टेंस आएगा। तो l/2 cos थीटा ये आ रहा है, l/2 साइन थीटा आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। और आप कहेंगे जो n1 का टॉर्क है, वो टॉर्क जो है छोटा, वो टॉर्क बेटा बड़ा होगा, बिकॉज रॉड को हमें ऐसे घुमाना है, सेंटर मास के बाद रॉड को ऐसे घुमाना है, तो n1 का टॉर्क हमें बड़ा लेना पड़ेगा। तो बेटा हम लेंगे n1 इंटू l/2 cos थीटा माइनस n2 l/2 साइन थीटा इज इक्वल टू ml²/12 इंटू अल्फा, ठीक है बच्चा। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, यहां पर अभी हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इक्वेशंस हमारे पास क्या है, यहां पर कम है। तो अगर वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशंस कम है, तो हमें यहां पर क्या करना है बेटा, कंस्ट्रेंट्स की रिलेशंस भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रेंट के रिलेशंस क्या लिखे जाएंगे, तो दो कंस्ट्रेंट आपके पास आने वाले हैं। वो कंस्ट्रेंट क्या आने वाले हैं कि जो ये वाला एंड है ये नीचे जाने वाला है, और जो ये वाला एंड है बेटा ये आगे जाने वाला है। ये एंड नीचे जाने वाला है, ये एंड आगे जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब इनके लिए हम कंस्ट्रेंट के दो इक्वेशन बनाते हैं, आओ, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेंगी इनकी देख लेते हैं। देखो बच्चा, देखो हमने कहा कि ये हमारे पास और ये हमारे पास एक्सेलरेशंस हैं, ठीक है ना। हमने इसको माना था ACM x और इसको माना था ACM y, और हमने इसके पास एक अल्फा भी माना था, ओमेगा था नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन होगी l/2 अल्फा, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वापस आएंगे तो इस तरफ, सेंटर मास से ग्राउंड फ्रेम में वापस आएंगे तो हम जोड़ेंगे इसको वापस से इस तरीके से ACM y, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट की एक्सेशन क्योंकि राइट में है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स कटने चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी हमारे पास थीटा रहेगा, और हम लिख पाएंगे बेटा l/2 अल्फा cos थीटा
बराबर ACM y होगा, तब ये कट जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब पांचवी इक्वेशन बनानी है हमको। पांचवी इक्वेशन कैसे बनेगी? तो बेटा देखो, इस वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये रॉड ऐसे घूम रही होगी, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, L/2 अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और सेंटर ऑफ मास से ग्राउंड के फ्रेम में आने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन इधर इधर रहेंगी। ये कितना होगा बेटा? ये होगा ACM x होगा, ये होगा बेटा ACM y होगा। ठीक है, ये ACM x होगा, ये ACM y होगा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बेटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा। अब ये वाले की एक्सेलरेशन केवल नीचे होने वाली है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बेटा ये है हमारे पास ACM x इज इक्वल्स टू L/2 अल्फा इंटू साइन थीटा कंपाउंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा बहुत ही लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है। ये 5 इक्वेशन इसके अंदर हमने बना दी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नॉर्मली नहीं आता है, तो बहुत चिंता नहीं करनी है आपको। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? आपको मेनली ये देखना है कि हम इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, कंडीशंस लिखते कैसे हैं। हमने यहां पर 3 तरह की इक्वेशन बनाई है। एक इक्वेशन बेटा फोर्स के लिए बनाएंगे, F बराबर ma। एक इक्वेशन बेटा टॉर्क के लिए बनाइए, टाउ CM इक्वल्स टू ICM अल्फा। और 2 इक्वेशन कंस्ट्रेंट रिलेशंस की बनाई है, अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर 5 इक्वेशन है और 5 ही वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल्स है बेटा आपके पास? आपके पास N2 है, आपके पास N1 है, आपके पास ACM x है, आपके पास ACM y है और आपके पास अल्फा है। आपके पास 5 वेरिएबल्स है, 5 इक्वेशंस है। नाउ यू कैन सॉल्व देम टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 5 वेरिएबल्स। ठीक है, तो बहुत 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 टफ क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, एकदम एडवांस्ड के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल समझ सकते हैं इसको आप, एकदम मास्टरपीस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आते हैं कुछ उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, देखो बच्चा हमारे पास ये रॉड है। रॉड का एक एंड जो है हमने यहां पर हिंज किया हुआ है और दूसरा एंड हमने यहां पर धागे से बांध रखा है। सडनली क्या हुआ कि जो धागा था ना ये टूट गया। धागा जो था ये टूट गया और टूटते ही क्या होगा? ये रॉड घूमना शुरू करेगी। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ये धागा टूटता है, इस रॉड के पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी और इसके पास इस हिंज पे कितना फोर्स लगेगा। 3 चीजें निकालनी है आपको। पहला, यू हैव टू फाइंड ACM, दूसरा अल्फा, तीसरा हिंज फोर्स। ये 3 चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, तो जैसे ही ये टूट गया, इसका अगर हम FBD बनाते हैं, सबसे पहला काम तो बेटा सुंदर डायग्राम है, था और रहेगा। ओके, तो mg लगाया। अब हिंज फोर्स आपके पास ऐसा भी हो सकता है F1, ऐसा भी हो सकता है F2, देखना पड़ेगा कि कैसा होने वाला है। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जा सकता है, तो इसके पास बेटा दो इसके पास एक्सटेंशन हो सकती हैं। अगर इसके पास ये अल्फा है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकती है इसके पास, कितनी बेटा? L/2 इंटू अल्फा, आर अल्फा। और दूसरी बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकती है इसके पास ACM, AC। बट AC की वैल्यू होगी बेटा 0। क्यों 0 होगी? बिकॉज ओमेगा तो इसके पास अभी है नहीं। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दैट मींस F1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि कोई और फोर्स तो है नहीं इसको बैलेंस करने के लिए। तो F1 आ चुका है 0। अब बात करते हैं बाकी फोर्सेस की। तो नीचे की तरफ इसके पास एक एक्सेलरेशन है L/2 इंटू अल्फा, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा और हम लिखेंगे बेटा mg माइनस F2 बराबर m L/2 इंटू अल्फा। ठीक है, ये है बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या कर रहे हैं हम यहां पे? हम लिख रहे हैं F नेट बराबर m ACM, नीचे की तरफ फोर्स दैट इज mg माइनस F2, mg माइनस F2 इक्वल्स टू m इंटू ACM। ACM हमारे पास है बेटा L/2 इंटू अल्फा, नीचे की तरफ। ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये लिखा ही था हमने इक्वेशन नंबर 2, जिससे हमने F1 को 0 प्रूफ किया था। अब हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे हिंज के अबाउट।
टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, टाउ हिंज इक्वल्स टू आई हिंज इनटू अल्फा लिखेंगे। नाउ हिंज के अबाउट टॉर्क, F2 का टॉर्क 0, F1 का टॉर्क 0, टेंशन तो है नहीं, केवल mg का टॉर्क आएगा। कितना आएगा बेटा, mg कितना दूर है इससे, L/2 डिस्टेंस दूर है, mg L/2 डिस्टेंस दूर, तो mg इंटू L/2 आ गया। आई हिंज, हिंज के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, ml²/3 है। हिंज के अबाउट, सेंटर के अबाउट नहीं लिख रहे, हिंज के अबाउट, एंड के अबाउट ml²/3 होता है इनटू अल्फा। L से बेटा L कट गया, M से M कट गया, अल्फा की वैल्यू आएगी 3/2 G/L, 3/2 G/L, ये हमारे पास बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई। एक बार हमें अल्फा मिल गया, यहां पुट करेंगे तो हमें सेंटर मास का एक्सप्रेशन मिल गया। F1 F2 तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, यहां से आपको F2 मिल जाएगा, F1 तो 0 है, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको F2 भी मिल जाएगा। तो वंस वी गेट F2, F1 तो 0 है, F2 ही हमारा क्या बन जाएगा, हिंज रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन तो मिल रहा है आपको, यहां से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, निकाल देता हूं। ए टेंजेंशियल सेंटर मास का एक्सप्रेशन यही रहेगा बस, L/2 अल्फा, L/2 मतलब L अल्फा कितना है हमारे पास 3G/2, तो 3G/4 हो जाएगा। दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दैट इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज वेल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ राउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं अपनी इस थ्योरी को, रोलिंग मोशन के साथ मिलाकर चीजों को मिक्स कर कर पढ़ने की करेंगे हम कोशिश। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स में आपको और पढ़ा दूं, तो हम एक टर्म का नाम लिखते हैं जिसका नाम होता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस होता है जहां पर अगर बॉडी को हम कंसंट्रेटेड मान लेते हैं तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, सेम रहता है। तो मान लिया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो अगर मैं इसको एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूं तो वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि आई सेम आ जाए। अगर मैं इसको एक पॉइंट मास की मान लूं तो वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आ जाए। तो एक पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr², यहां पर r हमने k लिख लिया, तो k ही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। वो डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को कंसंट्रेटेड माने तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बना रहे। तो mk² बराबर i हो गया, तो k की वैल्यू कितनी √I/m हो गई। अब जो मैं करने वाला हूं उसके अंदर लोग I की मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देने के बजाय रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में ऑब्जेक्ट की इक्वेशंस को निकालते हैं, आंसर्स को निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं k के टर्म में भी नहीं निकालूंगा, मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए। वो कोई बुक ने डिफाइन नहीं करी है टर्म, ठीक है, वो हम अपने लिए डिफाइन कर रहे हैं, सिद्धि लगा देंगे यहां पर भी हम कुछ, ठीक है ना, समझ लो एक तरीके से। तो अब k क्या है, प्रॉब्लम क्या है, k को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मान लिया आपको मैंने कहा कि डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक है ना। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया भैया k कितना होगा, तो आप बोलेंगे k होगा √mr²/2 दैट इज I/m, कटेगा, k की वैल्यू आएगी r/√2 दैट इज द वैल्यू ऑफ k। डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। k की वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रूट में आ जाता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू another term, let us call that term as z। उस टर्म को क्या बोलते हैं, z बोल देते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है, उनमें एक mr² की टर्म तो होती है, मास और रेडियस का स्क्वायर, और आगे क्या होता है, एक नंबर लगा होता है। जैसे रिंग है 1 mr², डिस्क है 1/2 mr², होलोस्फीयर है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr²। तो सबके आगे क्या है, एक नंबर लगा हुआ है, मेरे को नंबर z है, वो नंबर क्या ले लिया, z ले लिया। मतलब क्या लिखा मैंने, राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो zmr² लिख दिया, ठीक है ना, zmr² लिख दिया। अच्छा, आईसीएम को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज mk², k रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। तो कंपेयर अगर मैं करूं तो k² कुछ और नहीं बल्कि zmr² है, zr² है, और z की वैल्यू k²/r² है, z की वैल्यू बेटा k²/r² है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि भैया अब आपको
इस टर्म को रहकर जेड की टर्म से अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू को याद रखना बड़ा ही आसान होता है। कैसे आसान होता है बेटा? अगर आपके पास रिंग है, डिस्क है, होलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रिंग हो या फिर होलो सिलेंडर हो, एक ही बात है। डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो बेटा, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, उनका मूवमेंट सेम होता है। ठीक है, तो मूवमेंट रेशियो कितना है बेटा इसका? इसका है बेटा 1 mr², इसका है बेटा 1/2 mr², तो याद ही होंगे ना आपको। इसका है 2/3 mr², इसका है 2/5 mr²। तो मैं कह रहा हूं जेड की वैल्यू क्या है? रिंग के लिए बेटा कितना होगा? 1, डिस्क के लिए 1/2, इसके लिए 2/3, इसके लिए 2/5। बस जेड की वैल्यू हो गई याद। इतना सिंपल, इतना सिंपल। जेड की वैल्यू चुटकियों में हमें याद हो चुकी है। के की वैल्यू याद करना मुश्किल, जेड की वैल्यू याद करना आसान। ठीक है, इसलिए हम जेड की वैल्यू को याद कर लेंगे। कहीं पर अगर आपको जेड को कन्वर्ट करना भी पड़े के में, तो याद रखना जेड को हम रिप्लेस कर देंगे k² से। कन्वर्जन आ गया। अगर आपको के टर्म में कन्वर्ट करना ही है तो k² से रिप्लेस कर देंगे जेड को। बट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बुक्स के टर्म में लिखती हैं फॉर्मूलाज, और मैं जेड के टर्म में लिखवाऊंगा आपको। जेड के टर्म में हम उसको याद कर लेंगे। ठीक है बच्चा, देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रेडियस r है, रफ ग्राउंड है। ठीक है, और हमने इसके सेंटर पर एक फोर्स F लगा दिया है। हमने इसके सेंटर पर एक फोर्स F लगा दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अब क्योंकि फ्रिक्शन भी लगेगा ना यहां पर, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके पास अल्फा कितना होगा, जमीन पे फ्रिक्शन कितना होगा। ये सारी बातें आपसे पूछी जा रही हैं और कंडीशन दी जा रही है रफ इनफ है कि प्योर रोलिंग हो जाए, कि प्योर रोलिंग हो जाए। प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है ना। प्योर रोलिंग क्या होती है बेटा? बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर। और प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है? प्योर रोलिंग कंडीशन होती है फिक्स ग्राउंड पे एसीएम बराबर आर अल्फा, एसीएम बराबर आर अल्फा। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, इसलिए हम कह रहे हैं एसीएम बराबर आर अल्फा। एसीएम बराबर आर अल्फा हमने लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आपके प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई। इसकी वजह से प्योर रोलिंग हो रही है, तो ग्राउंड क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? तो एक इक्वेशन तो ऑलरेडी बना ही लिया आपने। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी बेटा? तो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहां पर। तो हमने कहा कि मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो F बराबर ma, F माइनस F बराबर m इंटू एसीएम। बेटा यही गिनी चुनी इक्वेशन है जो बार बार लगानी होती है। एक इक्वेशन तो ये लगा दिया आपने फोर्स की, F बराबर ma। दूसरी इक्वेशन लगा दिया आपने रोलिंग की, एसीएम बराबर आर अल्फा। तीसरी इक्वेशन आपको लगानी है टॉर्क की, किस पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जब आप लिखने जाएंगे तो F का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, केवल इस F का टॉर्क आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप लिखेंगे इस F का टॉर्क, दैट इज F इंटू आर बराबर F इंटू आर बराबर ICM दैट इज, तो मैं लिखता हूं ICM इंटू अल्फा। अब ICM क्या है बेटा हमारे पास? ZMR² है इसका। ICM क्या है हमारे पास? ZMR² है। हमने एक राउंड ऑब्जेक्ट लिया है, कौन सा लिया है ये नहीं बताया, बस ग्राउंड ऑब्जेक्ट लिया है। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट देंगे उसका जेड रिप्लेस करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो ICM हम आपके पास है इंटू अल्फा, ICM है ZMR² इंटू अल्फा। ये थर्ड हो गया हमारे पास। एक आर से एक आर कट रहा है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, और आर अल्फा की जगह पर एसीएम डाल दिया जाए तो हमें मिलेगा F बराबर, देखो स्मॉल f कट रहा है। ठीक है, यहां पर हमारे पास Z इंटू एम, आर अल्फा की जगह पे एसीएम प्लस एम एसीएम। मतलब यहां से सॉल्व करके हमें एसीएम मिल रहा है F/m 1 प्लस Z। ये हमारे पास एसीएम की वैल्यू आ रही है। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो बेटा याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसीएम इक्वल्स टू F/m 1 प्लस Z, एसीएम इक्वल्स टू F/m 1 प्लस Z। अब क्या करना है? अगर आपको रिंग देंगे तो Z की वैल्यू 1 डाल देना, अगर आपको डिस्क देंगे Z की वैल्यू हाफ डाल देना, अगर आपको होलोस्फीयर देंगे Z की वैल्यू 2/3 डाल देना, अगर आपको सॉलिड स्फीयर देंगे Z की वैल्यू 2/5 डाल देना। बस वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। बेटा ये है आपकी आज की सिद्धि। ठीक है बेटा, तो इस सिद्धि को लगा लिया तो लाइफ
झिंगा लाला, सिद्धि लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बस जेड की वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकालते चले जाना है। ठीक है बच्चा, एसीएम मिल चुका है, यहां पुट करेंगे अल्फा मिल चुका है, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है बेटा? देखो स्मॉल एफ की वैल्यू हमारे पास है जेड एम आर अल्फा इज एसीएम, एंड एसीएम कितना है बेटा हमारे पास? एसीएम हमारे पास है बेटा एफ बाई एम 1 प्लस जेड, तो एम और एम कट गया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? जेड एफ डिवाइड बाय 1 प्लस जेड आ रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा ग्राउंड पर, या फिर इतना फ्रिक्शन चाहिए प्योर रोलिंग कराते रहने की। ठीक है बेटा, ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। ये क्या है बेटा? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन चाहिए, जेड एफ डिवाइड बाय 1 प्लस जेड। जैसे जैसे आप इस फोर्स एफ की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इस फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। बट व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट? मैक्सिमम कितना कितना फ्रिक्शन लग सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट? The maximum value of friction that can act is mu into normal reaction. The maximum value of friction that can act is mu into normal reaction. And normal reaction यहां पे कितना है बेटा? Normal reaction यहां पर mg के बराबर है, mg के बराबर है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो कम से कम म्यू कितना होना चाहिए? प्योर रोलिंग हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है ना वो मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। देखो इतना लग सकता है, इतना चाहिए, तो जितना चाहिए वो जितना लग सकता है उससे कम ही होना चाहिए ना, या मैक्सिमम उसके बराबर हो जाए तो प्योर रोलिंग हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं फॉर प्योर रोलिंग अगर हम चाहते हैं प्योर रोलिंग हो, फॉर प्योर रोलिंग होने के लिए, प्योर रोलिंग करने के लिए, फॉर प्योर रोलिंग एफ रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्सिमम। ठीक है, दैट मींस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अपॉन में 1 प्लस जेड एफ डिवाइड बाय एम जी। ये आपके पास म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, शानदार, मजेदार, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व करा। कौन कौन सी इक्वेशन बनाई? प्योर रोलिंग की इक्वेशन बनाई, ठीक है ना, फोर्स की इक्वेशन बनाई, टॉर्क की इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल लिया। अब आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं? देखो अगले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक एटवुड मशीन है जो कि आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी थी। ठीक है ना, अब उस एटवुड मशीन को हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, बट इस बारी हम पुली को भी मास और फ्रिक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास जो ये पुली है इसको हमने टांग दिया है इस प्रकार, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये हमने कुछ इस प्रकार टांगा हुआ है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इस पुली का जो रेडियस है r है, मास m है। ये एक डिस्क है, पुली क्या है बेटा? एक डिस्क है। इस तरीके से हमने इसको टांग के छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है, तो अगर m1 नीचे जाएगा a एक्सेशन के साथ, तो m2 ऊपर जाएगा a एक्सेशन के साथ। m2 पर फोर्स m2g लगेगा, यहां पर टेंशन T लगेगी, और यहां पर भी टेंशन T लगेगी, नहीं T1 और T2 लगेगी। अब टेंशन यहां पर अलग अलग क्यों होने वाली है? अभी तक हमने देखा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, जब भी हमने क्वेश्चन लिया था, एक धागा एक टेंशन बोलते आ रहे थे, एक धागा एक टेंशन बोलते आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब एक धागा एक टेंशन नहीं हो रहा, अब मैं दो अलग अलग टेंशन ले रहा हूं एक ही धागे के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर बीच में फ्रिक्शन आ गया। धागे को बीच में से हम फोर्स लगाना शुरू कर दिए, धागे के अलोंग बीच में से हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, और बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन हेयर, यहां पर जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से दोनों तरफ टेंशन क्या होगी बेटा? अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां पर इस पुली को T1
फोर्स से खींचा जा रहा है, यहां पर इस पुली को T2 फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है ना, यहां पर इस पुली को T2 फोर्स से खींचा जा रहा है। अब अगर ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पुली कुछ इस प्रकार से घूमने वाली है, कुछ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमने वाली है। और पुली अगर ऐसे घूमेगी तो T1 का टॉर्क बड़ा और T2 का टॉर्क छोटा होना चाहिए। कितने वेरिएबल्स हमारे पास है? एक तो A वेरिएबल दिख रहा, एक T1 दिख रहा, एक T2 दिख रहा और एक अल्फा दिख रहा। इन चारों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 4 इक्वेशंस की आवश्यकता होगी। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 4 इक्वेशंस की आवश्यकता होगी पड़ेगी। आइए देखते हैं इन 4 इक्वेशंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो एक तो इक्वेशन है फोर्स वाली, इस वाले के लिए F बराबर ma, ये नीचे जा रहा है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, m1g माइनस T1 इक्वल्स टू m1 इंटू a। ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, T2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, ठीक है ना। ये नीचे जा रहा है इसलिए m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। ये अब ऊपर जा रहा है इसलिए T2 माइनस m2g इक्वल्स टू m2 इंटू a, ठीक। अब यहां पर आते हैं, यहां पर जब हम आएंगे तो हम कहेंगे देखो यहां पर रेडियस r है, T1 का टॉर्क बड़ा है, तो हम लिखेंगे T1 इंटू r, T1 इंटू r माइनस T2 इंटू r, ठीक है ना। इसका टॉर्क छोटा है, इसका टॉर्क बड़ा, तभी ऐसे घूमेगा। तो T1 इंटू r माइनस T2 इंटू r बराबर T1 इंटू r, T2 इंटू r बराबर I about center of mass into alpha, I about center of mass into alpha, that is mr square by 2 into alpha। अब चौथी इक्वेशन कौन सी लिखी जाए? तो बेटा देखो यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, धागा इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, तो धागे की एक्सेलरेशन और इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि ये अल्फा से घूम रहा है, अल्फा से घूम रहा है मतलब ये जो पॉइंट है डिस्क का, ये नीचे जा रहा होगा आर अल्फा की एक्सेलरेशन से, ये वाला पॉइंट ऊपर भाग रहा होगा आर अल्फा की एक्सेलरेशन से, ये वाला पॉइंट राइट में आ रहा होगा आर अल्फा की एक्सेलरेशन से। और अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, धागा है, इसके ऊपर क्या है हमारे पास, धागा है पूरा इसे, और धागे की जो एक्सेलरेशन है बेटा वो ए है। तो जो धागे वाला पॉइंट है वो नीचे आ रहा ए से, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा ए से, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा ए से, धागे का, और डिस्क का आर अल्फा से जा रहा है। अगर स्लिपिंग नहीं है तो दोनों एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए, मतलब ए बराबर आर अल्फा हम यहां पर लिख सकते हैं, हम ए बराबर आर अल्फा को लिख सकते हैं यहां पर। चौथी इक्वेशन ये रही। चारों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमें T1 T2 A और अल्फा मिल जाएगा, T1 T2 A और अल्फा मिल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना, केवल और केवल इसको पुट करना है यहां पर। R तो कट रहा है, तीनों को जोड़ देंगे, T1 T1 T2 T2 कटेगा, सॉल्व होके आपको A की वैल्यू शानदार तरीके से मिल जाएगी। कितनी वैल्यू आएगा मैं आपको बता दूं, तो A की वैल्यू आने वाली है आपके पास m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2, ये आपके पास वैल्यू आने वाली है A की। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यो यो देखा आपने, यो यो, उसमें क्या होता है, हमने एक धागा बांध दिया होता है उसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है, और उसको छोड़ते हैं तो वैसे घूमता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। तो अब कुछ उसका डायनेमिक्स हम देखने वाले हैं। तो देखो बेटा हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है, इसके ऊपर हम धागा लपेट दिया, लपेट दिया धागा हमने पूरा, उसका एक एंड ले जाकर हमने ऊपर यहां पे टांग दे दिया, तो लपेटा हुआ धागा इसके ऊपर और एक एंड उठा के हमने यहां पर टांग दिया है, ठीक है। अब इसका जो मास है m है, जो रेडियस है वो r है, मान लिया ये एक डिस्क है और धागा कहीं पर स्लिप नहीं हो रहा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे भाग रहा होगा कुछ ACM से और ये कुछ घूम रहा होगा अल्फा से, और यहां पर टेंशन होगी T। क्वेश्चन क्या है, T निकालना है, अल्फा निकालना है और ACM निकालना है, ठीक है बच्चा। तो अब देखो FBD बनाना है हमें इसका, तो हमने कहा कि यहां पर एक mg भी लग रहा होगा और एक टेंशन लग रहा होगा। 3 इक्वेशन बनानी है, 3 अननोन है। कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी? पहली इक्वेशन बनेगी बेटा F बराबर ma, दूसरी बनेगी बेटा टाउ बराबर I अल्फा, और तीसरी बनेगी बेटा आपका रोलिंग वाली इक्वेशन, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन। 3 इक्वेशन। F बराबर ma बनाते हैं सबसे पहले। तो F बराबर ma क्या है, mg नीचे लग रहा है ना और T ऊपर लग रहा है, इक्वल्स टू m इंटू ACM, ठीक है। टाउ, अब हिंज तो है नहीं तो सेंटर मास का वर्ड करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के वर्ड हम क्या लिखेंगे, mg का टॉर्क तो 0 हो गया, T का टॉर्क होगा T इंटू R,
टी इंटू आर, टी का टॉर्क इक्वल्स टू ICM दैट इज mr² बाय 2 इंटू अल्फा। और तीसरी इक्वेशन क्या रही बेटा, ACM बराबर आर अल्फा। क्यों हो गई है? अब आप अगर इस वायर को देखो तो एक तरीके से ये रॉड, ये एक रोड हो गई जो रुकी हुई है, एक रोड हो गई जो रुकी हुई, तो रुकी हुई है ना भाई, तो रुका ही हुआ है, तो चल नहीं रहा है, तो रॉड हो गई जो रुकी हुई है। इसके ऊपर प्योर रोलिंग हो रही है, इसके ऊपर प्योर रोलिंग। जब ग्राउंड फिक्स जो होता है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा होता, ग्राउंड फिक्स जो होता है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ACM बराबर आर अल्फा। तो ACM बराबर आर अल्फा की इक्वेशन आपको तीसरी मिल गई। तीनों को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। हमें हमारा आंसर बेटा मिल जाएगा तीनों को सॉल्व करने के बाद। कुछ नहीं करना, पुट करना है, सॉल्व करना है, गेट दी आंसर। कर दें आपके लिए तो देख लो, वरना लिखोगे कमेंट में सर पूरा सॉल्व नहीं किया, हमसे नहीं होगा, कर दो। लो भैया कर रहे हैं। mr/2 इंटू अल्फा, या आर अल्फा लिख देते हैं पूरा। आर अल्फा इज ACM, ठीक है ना। इस टी को यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, mg माइनस MACM/2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय MACM। इसको वहां लेके जाएंगे, 3/2 MACM इक्वल्स टू mg, m कट गया, AC की वैल्यू 2/3 टाइम g। ये हमें हमारा आंसर आ गया। बहुत शानदार, ठीक है बेटा, समझ में बात आपको क्लियर है? थोड़े से टफ क्वेश्चंस ले रहा हूं आज। रोटेशन में हम काफी आगे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं चीजें टफ होनी ही थी, आपको अंदाजा था ही इस चीज का, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है बच्चा। एक लास्ट चीज मैं करवा दूं आपको इस टॉपिक के अंदर, उसके बाद फिर हम आज की क्लास में आपसे अलविदा ले लेंगे। एक लास्ट चीज और मैं करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए हमारे पास वही अपना एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राउंड ऑब्जेक्ट है, मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर से h हाइट ऊपर, इसके सेंटर से h हाइट ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया है F, ठीक है। और राउंड ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे दैट इज ZMR²। अब जेड के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन ये है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, पीछे लगेगा कि जीरो लगेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे लगेगा कि जीरो लगेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप फ्रिक्शन आगे मान लो, अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव आया तो आगे ही लगेगा, नेगेटिव आया तो पीछे लगेगा, जीरो आया तो जीरो लगेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमने सेंटर से h हाइट ऊपर फोर्स F लगाया है, तो सेंटर के पास, सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन रहेगी और इसके पास एक अल्फा भी रहेगा। तीन इक्वेशन बनती हैं, आपको पता ही है, तीन इक्वेशन बनती है प्योर रोलिंग के लिए, तीन इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन होती है बेटा F नेट बराबर MACM, दूसरी टाउ CM बराबर ICM इंटू अल्फा, और तीसरी बनती है बेटा ACM इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये तीन इक्वेशन आपके सामने आती है। तो F नेट कितना है बेटा, F प्लस स्मॉल f है, दैट इज इक्वल्स टू M इंटू ACM हो गया, ठीक है ना। टाउ CM टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, F इंटू H माइनस स्मॉल f इंटू R, ICM दैट इज ZMR² इंटू अल्फा होगा। और तीसरा इक्वेशन तो आपके साथ में है ही, ठीक है ना। तो यहां पर एक R अल्फा को हम ACM पुट कर देंगे और फ्रिक्शन की वैल्यू हमको निकाल लेनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, हमें ACM की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ACM की वैल्यू निकाल के हम इनफैक्ट वहां पुट करेंगे। तो हम कह रहे हैं ये हो गया हमारे पास F इंटू एच माइनस स्मॉल f इंटू आर इक्वल्स टू ZR इंटू M R अल्फा, R अल्फा इज ACM, M ACM इज F प्लस स्मॉल f, ठीक है ना। तो बस इस स्मॉल f की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको वहां पे लेके जाएंगे, तो F इंटू एच माइनस ZR F इज इक्वल्स टू F इंटू R 1 प्लस Z, ठीक। ये हमें f की वैल्यू मिल रही, तो f की वैल्यू हमें मिल रही f इज इक्वल्स टू FH माइनस f भी आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ZR डिवाइड बाय f, नहीं
डिवाइड बाय आर 1 प्लस जेड। खैर ना, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये टर्म पॉजिटिव हो, बाकी सब तो पॉजिटिव है ही, तो ये जब टर्म पॉजिटिव हो जाएगी तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड इफ H is greater than ZR, if H is greater than ZR, friction is backward, पीछे लगेगा, friction is backward if H is less than ZR, and friction is 0 if H is equals to ZR। बेटा ये आपके पास कंडीशंस आ गई। ZR की वैल्यू को बस आपको देखना है कि वो ज्यादा है कि कम है। ऊपर, जितना ऊपर लगेगा ना उतना रोटेशन पैदा करेगा और फ्रिक्शन को आगे होना पड़ेगा। तो अगर उस पॉइंट ZR से ऊपर है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, वो घूम ज्यादा रहा होगा, उसके नीचे है तो वो पीछे लगेगा, और उसी पॉइंट पर है तो 0 लगेगा। जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्क है, ये सेंटर है डिस्क का। ठीक है, तो डिस्क का Z कितना होता है? Z होता है 1/2, तो H बराबर R/2, Z इंटू R मतलब R/2। तो अगर मैंने 3 केस लिए डिस्क के लिए, मैंने 3 केस लिए, 3 केस दिखा दिए मैंने आपको, लो। ठीक है, तो पहली बार मैंने फोर्स लगाया कहां पर? R/2 पर। फिर मैंने एक बार फोर्स लगाया कहां पर बेटा? R/4 पर। फिर मैंने एक बार फोर्स लगाया बेटा कहां पर? मैं लगा दिया थोड़ा सा R/2 से ऊपर लगाए, कहां लगाते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया। लो बेटा, फोर्स कितना लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, किस पॉइंट पे लगा रहे हैं वो मैटर करता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन जानने के लिए। तो जब मैंने लगाया यहां पर एकदम R/2 पर फोर्स लगाया तो यहां पर फ्रिक्शन आएगा बेटा 0, कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने Z बराबर HR पे लगाया है, H बराबर ZR पे लगाया है। ठीक है, अब ये R/4 है, मतलब उससे कम है, नीचे लगाया है, तो फ्रिक्शन बेटा कहां आएगा? पीछे आ जाएगा, पीछे आएगा फ्रिक्शन। इसमें उस पॉइंट से ऊपर लगाया है, इसलिए फ्रिक्शन कहां आएगा बेटा? आगे आएगा फ्रिक्शन। तो केवल लोकेशन ऑफ द फोर्स देखकर और ZR से कंपेयर करके आप बता सकते हो फ्रिक्शन आगे होगा, पीछे होगा, कि कितना होगा? 0 होगा। बेटा इस सिद्धि को भी आपको याद रखना है, ये भी एक बहुत जबरदस्त सिद्धि है, देखते ही आप बता सकते हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पर होगी। कई बार इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही काफी है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर करे हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखे हैं, तो डरना नहीं है। स्पेशली मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, स्पेशली आपको किससे नहीं डरना है? आपको इस क्वेश्चन से नहीं डरना है, स्पेशली आपको इस क्वेश्चन से नहीं डरना है, चिंता नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा, कंसेप्ट सिखाने के लिए एक लंबा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इसके चांसेस शायद बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल चांसेस हैं। आ भी जाए तो बेटा 5 इक्वेशन बना भी ले जाओ, तो सॉल्व कैसे करोगे उन 5 इक्वेशन को? बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो डरना नहीं है, केवल दिखाया कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप देख के डर ना जाओ, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।